आज सुन यहाँ पर सुधरेगा नहीं तो 10 बार समझाते फिर नहीं सुधरेगा। हर 4 दिन बाद आ जाने अपनी जेल में सुधरेगा नहीं तू हर जगह सीरियल किलर करता रहता है। तो ये पेशा को खत्म नहीं करेगा अपना। मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। क्या मारेगा तो जेल के अंदर है मेरे कब्जे में। मेरा जो दिल करेगा वो करूंगा मैं। नहीं सुनेगा तू। तेरे को तो मैं बताता हूँ अभी रुचा तेरी जितनी सारी अकड़ हुए तेरी नीचे उतार के बात कर। ये मैं सारी अकड़ बताऊंगा। तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और नॉलेजेबल है। मीन्स कि इसमें नॉलेज है। क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में आज है एग्जीबिशन और तो एग्जीबिशन के हवाले से यहाँ पर स्टेशन है, क्राइम सीन है, फोरेंसिक लैब है और करेक्शनल इंस्टीट्यूशन और करेक्टर है, कोर्ट वगैरह। तो इन सब चीज़ों के हमारे रूम के अंदर पूरी एग्जीबिशन की हुई है। इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो हमारे साथ देखकर ब्लॉग को वॉच करिएगा जी। तो फ्रेंड्स चलते हैं ऊपर की साइड, आपको और विजिट कराते हैं। फ्रेंड्स हम चलते हैं फर्स्ट रूम नंबर पे जिसमें अपने स्टेशन तो डायरेक्शन से एसएसपी के बाद बताएंगे देने के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब, क्या हाल है भाई? कुछ वक्त देंगे आपसे, आप हमें बताएंगे पुलिस स्टेशन के हवाले से थोड़ा इनको दे दें। मैं एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर का रोल ये है कि क्राइम होता है, लाइक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मर्डर होता है, ये कुछ भी है। आप पहले जाएंगे ड्यूटी ऑफिसर के पास, उसके पास जाके आप कंप्लेन लिखाएंगे। कंप्लेन के बाद वो आपको जो है हमारा फिर ये होगा कि हम जाके क्राइम सीन को विजिट करेंगे। क्राइम सीन को विजिट करने के बाद हमारा ये होता है कि आया एफआईआर होगी या नहीं होगी। हम देखेंगे उसको क्राइम की नौयत, ये जुर्म कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, एफआईआर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ठीक है। फर्दर मोर जो प्रोसीडिंग्स होंगी एफआईआर के बाद हम ऑर्डर देंगे आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एफआईआर करेंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट कहने का मतलब ये आईओ के पास जाए फिर आपके पास जाए, तो बाकी इन्फॉर्मेशन वो देंगे आईओ। थैंक यू एसएचओ साहब जी। तो अब हम चलते हैं आईओ के पास जिसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो उनके पास पूछेंगे एफआईआर वगैरह कैसे होती है और किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रेहान, क्या हाल है? कैसे हैं आईओ साहब? ठीक है जी। तो हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हैं। ठीक है। तो पूरा लोग स्टेप्स बता रहे हैं, सेवन स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है और इसका क्या रोल होता है। हमने पूरा पुलिस स्टेशन को बताने की कोशिश की है। एक इन्वेस्टिगेशन होता है और एक ऑपरेशन यूनिट होता है। ठीक है। तो उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, फिर आगे आपके पास देखें इंटरोगेशन होती है। ठीक है। और लॉकअप भी दिखाइएगा हमारे लोग का भी दिखाएगा। थैंक यू। रिकॉर्ड्स में एम्बुलेंस का रिकॉर्ड है। हमने पड़ोसियों को मुआवजा किया था लेकिन उनके कुछ अपार्टमेंट बने वहाँ तक किसी ने चलते हैं अब इंटरोगेशन ऑफिस की तरफ, तो के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सर ये हमें बताएंगे आप इंटरोगेशन के बारे में। जब भी कोई सस्पेक्ट आता है जिसमें शक होता है मशकूक होता है, उसको हम यहाँ लाते हैं, उससे हम डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं। उसको हम ज़्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो ज़्यादा बोले, वो बताएं क्राइम सीन के बारे में, उसने क्या देखा वहाँ पर, या फिर हम जो दूसरे जिन लोगों ने देखा होता है वहाँ पे क्राइम सीन, उसको भी याद आता है, उनसे हम पूछते हैं ताकि हम एविडेंस कलेक्ट करें और हम आगे पेश करें। ये काम हमारा होता है। अच्छा ठीक है। जैसे आपके इन्होंने बताया कि जो भी मतलब इनके सीन वगैरह होते हैं, सीन वगैरह के बारे में इनके पास से पहले एफआईआर से पहले इंटरोगेशन होती है, उसके बारे में पूछा उसका इंट्रो होता है, उसके बाद जाके एफआईआर वगैरह दर्ज होती है। तो फ्रेंड्स हमारा पुलिस स्टेशन का विजिट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्राइम सीन की तरफ जो कि सेकंड रूम नंबर के अंदर। फ्रेंड्स हम आ गए हैं क्राइम सीन की तरफ। क्राइम सीन कैसे हुआ, क्या वो जो हाथी हो कौन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी तो आप हमें बताएंगे जो ये क्राइम सीन हुए हुआ है, जिनके नेक पर आई थिंक नाइफ से इनको गला काटा गया है, तो आप बताएंगे इसके बारे में। हमारा क्राइम सीन है, हमें तकरीबन 12:40 के करीब जो है वो हमें खबर मिलती है, पुलिस की तरफ से कॉल आती है कि डिफेंस फेज 8 के अंदर जो है वो एक तरीके से रॉबरी हुई है, जिसके दौरान जो है खातून का मर्डर किया गया। अगर आप देखें तो क्लोज से इनकी पिक्चर्स आप वहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब कि गन शॉट की वजह से एक क्रॉस फायर में बुलेट गया है। ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं कि एनिवर्सरी कपल मना रहे हैं, उसके दौरान किडनैपर्स आए हैं, उन्होंने इनके साथ डकैती की है, हाथापाई भी हुई है, क्योंकि वायलेंस के भी
निशान इनके चेहरे पर ठीक है, ठीक। बाकी हमने कुछ एविडेंसेस निकाले हैं, वो आगे फॉरेंसिक में भेजे, उनकी डिटेल आपको वापस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जी तो हम अब आए यहाँ पर, ये जो दूसरा केस है यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पर कुछ लड़के वगैरह, तो हम पूछते हैं फाइका जमील से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है फाइका? मैं ठीक हूँ जनाब। मैं ठीक। फाइका बताएंगे आप बम ब्लास्ट हुआ इसके बारे में कुछ हमें बताएं। यार देखो, जो हमारा जो मेन पर्पस है ना, वो है बॉम्ब ब्लास्ट जो है 40 प्लान खासतौर पर से मॉडल को हाईलाइट करना है। साइड बॉम्बर है, ठीक है, उसका जो मेन सब्जेक्ट था वो था इस स्टेशन को अंदर जाके बॉम्ब ब्लास्ट करना, लेकिन इस स्टेशन ने यूज किया मतलब 40 प्लान लाइक सिस्टम बैरियर्स, टीवी कैमरास, इसकी वजह से साइड बॉम्बर जो है वो बाहर अपनी गाड़ी छोड़ के वहां से फरार हो गया। इसकी वजह से ऑब्वियसली ये बॉम्ब ब्लास्ट टाइम वाला था, तो बस वहाँ पे एक ब्लास्ट ऑब्वियसली उसके नतीजे में कुछ जो है वो जाने भी गई है। लेकिन अगर हम 40 प्लान यूज करें अपनी हर सिक्योरिटी लेवल पे, तो हम पाकिस्तान को बहुत बड़े मैसिव डैमेजेस से बचा सकते हैं। एवरी सिक्योरिटी पर्सन, सिक्योरिटी नेशनल हो या कोई सी भी हो, 40 प्लान की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है। चलिए ठीक है, थैंक यू फाइका। बाकी इन्होंने कहा है कि जहाँ पर हर स्टेशन पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट होनी चाहिए, जहाँ पर ये ब्लास्ट वगैरह के सीन जहाँ हो सके 40 प्लान के मुताबिक, यहाँ पर अगर ऐसे स्टेशन पे ये सिक्योरिटी अलर्ट होगी तो यहाँ पर बम ब्लास्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। चलते हैं हम सुसाइड केस की तरफ, इनसे पूछते हैं सुसाइड इन्होंने किस हवाले से की, क्या रीज़न था। अस्सलाम वालेकुम। जी तो ब्रो हमें बताएंगे कि ये सुसाइड केस के हवाले से? बेसिकली ये हुआ है कि हम क्राइम सीन यूनिट को हमें बुलाया गया है, लोकल एसपी ने कि क्राइम सीन हुआ है, ये अब आगे फिर इन्वेस्टिगेट कर एरिया फॉरेन ऑफ करके और अपनी फाइंडिंग्स उन्होंने वहाँ पे क्राइम सीन से पहले विक्टिम को आइडेंटिफाई किया, तो इसका नाम अहमद है, और उसको हमें पता चला कि वो लोग उस एरिया में रेंट कर रहा है 1 बेडरूम का अपार्टमेंट एक क्लास फेलो के साथ। ये मर्डर हुआ है उस वक्त, ये या मर्डर हुआ है सुसाइड में डेथ हुई है, तो ग्लासेस और बाकी मोबाइल फोन और फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जिसको फॉरेंसिक के लिए आगे भेज चुके हैं, वहाँ पे आपको फॉरेंसिक के एविडेंस सारे दिख रहे हैं। हमें लग रहा था कि सुसाइड है, वो हमारा ट्रांसमिट का मौके पर चेंज होते हुए हमें लग रहा है कि इट्स अ मर्डर। राइट हैंडेड कभी अपना सीधा हाथ तो नहीं काटेगा, उल्टा अपना डोमिनेंट हैंड यूज नहीं करेगा, तो अपना डोमिनेंट हैंड हमेशा वो राइट अपना लेफ्ट को काटेगा। तो हमें इसमें शक हो गया कि दिस इज अ मर्डर, तो बेसिकली ये है। जी तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये हमें पहले लग रहा था सुसाइड, तो उन्होंने देखा लेफ्ट हाथ पे मतलब कट लगा हुआ है, तो हमने सोचा ये सुसाइड तो हो नहीं सकती, जस्ट अ मर्डर। तो ये इन्होंने एविडेंस वगैरह मिले, इसके हवाले से हमें मालूम हुआ है कि ये मर्डर है। तो ये यहाँ पर केस सॉल्व हो गया, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास थर्ड। चलते हैं फोरेंसिक लैब की तरफ, जहाँ क्राइम सीन होते हैं वहाँ पर कुछ एविडेंस भी मिलते हैं, प्रिंट्स वगैरह, तो उसके बारे में हम आगे डिपार्टमेंट में चलते हैं। मौजूद है फोरेंसिक लैब के अंदर, जहाँ पर फिंगरप्रिंट हाईलाइट करके दिखाए जाते हैं, तो अभी लाइव आपको दिखाएंगे फिंगरप्रिंट कैसे हाईलाइट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम अली से, कैसे हैं? ठीक है आप? जी तो आप हमें क्या बताएंगे, फिंगरप्रिंट जैसे हाईलाइट करते हैं उसके बारे में हमें बताएं, कुछ लाइव करके दिखाएं। फिंगरप्रिंट 8 बिलियन अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो फिंगरप्रिंट्स आपस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रिपीट हुई, तो उसी की यूनिकनेस का एडवांटेज लेते हुए फॉरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग लैब जो है उसका एडवांटेज लेते हुए अनरिवील कर सकती है कि क्राइम इधर कमिट हुआ है और विक्टिम कौन है और ऑफेंडर कौन है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये विजिबल नहीं है, जैसे ये कोई मोबाइल हो गया या ये कोई टूल हो गया, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे बॉक्स हो गया। मैग्नीफाइंग ग्लास ये आपने कौन सा मटेरियल लगाया जिससे कि हाईलाइट हो गया फिंगरप्रिंट? चारकोल पाउडर। इसके अलावा इनहेंस करने के लिए इसको और इनहेंस करने के लिए अगर लाइटर हो जाता है कहीं नाइस, वाओ यार, ये फाइनली फिंगरप्रिंट्स हमारे हाईलाइट हो चुके हैं, कंप्लीटली इनहेंस हो चुके हैं। आपने देखा लाइव फिंगरप्रिंट, अभी पेपर पे हमने हम लगाया था तो कुछ भी नहीं था, जब उन्होंने हाईलाइट करा चारकोल पाउडर लगाया तो उसकी मदद से हमें फिंगरप्रिंट हाईलाइट हो गए, और जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन से ये विक्टिम के मतलब ये निशानात हैं जिससे केस सॉल्व हुआ है हमारा ये ये। तो हम चलते हैं आप DNA केस की तरफ, यहाँ पर के लैब है, वहाँ पर DNA केस वगैरह सॉल्व होते हैं कि कैसे पता लगता है कि कौन बिजनेस केस। अस्सलाम वालेकुम। जी तो सर हमें बताएंगे आप DNA के बारे में?
तो उस इन्फॉर्मेशन से इन्वेस्टिगेट करते हैं, सही है। उसमें प्रोसेस होता है, डेटा कलेक्ट करते हैं हम, उसमें विक्टिम होता है और ऑफेंडर होता है और थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कभी कभी शामिल हो जाता है और कभी कभी ऐसा है कि नेचुरल डिजास्टर्स भी हो जाते हैं। ठीक है। उसमें हम ये कि डेटा कलेक्ट करने के लिए मिसाल के तौर पे उसमें एक सिलावा, सही है, विक्टिम और ऑफेंडर और थर्ड पार्टी का सिलावा लेते हैं। सेकंड तो हम थिंग जो है उसकी हम ब्लड देखते हैं, फ्लडिंग तो नहीं हो रही उसकी, ब्लड की फ्लडिंग हो रही हो तो ब्लड हम कलेक्ट करते हैं। सिलावा और ब्लड के बाद जैसे कि अगर नहीं होता तो हम फर्दर उसकी बोन या स्किन सैंपल भी ले सकते हैं। अगर इससे भी अगर बोन और स्किन सैंपल लेकर नहीं, बोन किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट से लेते हैं? जी कहीं से भी ले सकते हैं। वो हमारे को जैसे विक्टिम ऑफेंडर के दौरान जैसे मजम्मत होती है ना, जैसे कोई क्राइम रिपोर्ट होता है चीज, उसमें भी ये कि हम ले सकते हैं। बाकी ये कि जैसे विक्टिम ऑफेंडर के दौरान जैसे कोई मजम्मत हुई हो और उनको रगड़ लगी हो, जैसे कोई और बाल उनके प्रोसेस में गिरा हो, उनको बाल रगड़ लगी है तो उनके बाल नीचे गिरे हो तो उसमें बाल के जरिए घेर के सैंपल के जरिए भी हम ले सकते हैं। ये सीखे जैसा कि इन्होंने बताया कि डीएनए टेस्ट के बारे में, वहाँ पर डीएनए वगैरह जो क्राइम सीन वगैरह हो जाता है वहाँ पर डीएनए कैसे निकाले जाते हैं। वहाँ पर सपोज के पानी का गिलास हो, वहाँ पर उनका सलाइवा हो, यहाँ पर कुछ भी, तो अगर डेड बॉडी वगैरह होती है तो उनकी बैकबोन या मतलब बोन्स वगैरह किसी भी पार्ट्स की, उनकी बॉडी के पार्ट्स की वहाँ पर बैकबोन लेके उनके सर्च किया जाता है, फॉरेंसिक लैब के अंदर आके इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये भी हमारा एप्रो के खिलाफ बॉडी में ये जिसमें यहाँ पर उनके कट लगा हुआ है पेट के साइड पे और यहाँ पर ये सीन है, तो इनके बारे में मुझसे पूछते हैं कि मतलब ये कट कैसे लगे, इन्होंने क्या रिसर्च करी है। जी एमएलओ का असल में काम होता है कि मेडिकल और लीगल जो है वो प्रोसीडिंग्स बॉडी हमारे पास स्टिफ है और ये है इसको 36 आवर्स हो जाएगा और बॉडी और लेकिन स्टिफ नहीं है, जैसे 8 to 12 आवर्स इसके अलावा बॉडी के टाइम ऑफ डेथ अब अगर एक इंसान का हार्ट जाता है ना, हार्ट ड्रॉप हो जाता है। अब 26 टेम्परेचर हमारे पास डेड बॉडी है, 26 आवर्स का सेंटीग्रेड है उसका टेम्परेचर, उसको 10 आवर्स का जी। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि बॉडी को मतलब किस टाइम पर मतलब है, बॉडी टाइम सिक्योर कितना टाइम हो चुका है, तो उसके बारे में ब्लड स्पैटर की तरफ जहाँ पर खून के निशानात वगैरह मिलते हैं क्राइम सीन के साइड पे, तो वहाँ से पता लगता है कि इसके फॉरेंसिक लैब के अंदर आगे इसकी रिसर्च होकर स्पैटर के एविडेंसेस जो होते हैं हमें क्राइम सीन से जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, जैसे कि क्राइम सीन के ऊपर हमें कोई नोट मिल सकते हैं जिसके ऊपर क्रिमिनल इसको अपने अगर हाथ से इसे बोर्ड तोड़ के फेंक दे तो ये फॉरेंसिक के लिए हम ले जा सकते हैं हमारे पास बुलेट्स हैं। हमारे पास इससे सुसाइड भी, ये वेपन से सुसाइड हो सकता है बेच से। वो शूज़ के प्रिंट्स हैं जो कि मर्डर करते वक्त अगर किसी मर्डर करते वक्त उससे गला काटा है किसी का तो वो शू प्रिंट उसका वहाँ पे आ जाएगा, तो वो हमारे पास इस तरीके से होता है। ठीक है। और अगर उसका ब्लड हाथ से मांस वगैरह पे लग गया या क्या तो वो इस तरीके के स्टेन से। ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारी टाइप्स आती है ब्लड स्पैटर के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन्होंने बताया ब्लड स्पैटर के बारे में, जहाँ पर क्राइम सीन हो जाते हैं वहाँ पर कुछ एविडेंस वगैरह मिलते हैं, उनको कलेक्ट करके उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके तो केस को सॉल्व किया जाता है। ओके भाई, चलते हैं। ब्लड स्पैटर में हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, उनमें आता है कास्टोस पैटर्न, फ्लो पैटर्न, पैटर्न, स्वाइप कोए पैटर्न और ब्लड स्ट्रेन पैटर्न। फ्लो पैटर्न मतलब मैं किसी को स्टेप करती हूँ तो उसका फ्लो जो आ जाता है वो इस शेप में आ जाता है। मैं किसी को गन शूट करती हूँ उसका फ्लो ये है, उसका पैटर्न ये बन जाता है। किसी को पॉइजन देते हैं तो उसका पैटर्न ये बन जाता है। किसी का मर्डर हुआ है और मैं काफ़ी टाइम बाद उसको प्रोसीड की हूँ, उसका पैटर्न ये। ठीक है जी। तो ये इन्होंने बताया ब्लड स्पैटर के बारे में, जैसे कि यहाँ पर ये निशानात होते हैं 5 जिनसे हमें सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर मर्डर किस तरीके से, इस कंडीशन में ये पैटर्न इन्होंने बताया तो सवाल से केस सॉल्व हो जाता है ब्लड पैटर्न से। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट केस के दौरान जो चीज़ें वगैरह मिलती हैं उससे भी केस सॉल्व हो जाता है, तो इनके पास चलते हैं सॉल्व। अस्सलाम वालेकुम। हमने डिफरेंट एविडेंस को पोर्ट्रे किया है यहाँ पे, किस तरह एविडेंस को सीन किया जाता है। ये सीरी क्लासेस में ये डेथ और ये सी क्लास में अगर ये नहीं होगा तो पाकिस्तान पैनल कोड के तहत 7 साल की सज़ा है, 201 के तहत 7 साल की सज़ा है। इसके तो ऑफिसर की डिटेल सारी मौजूद है, कहाँ से कलेक्ट किया, किस तरह कलेक्ट किया, क्या टाइम थी, क्या डेट था। ये 10 दफ़ा जाएगा, 10 दफ़ा उसकी सीट मिलेगी, 10 दफ़ा उसकी रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट मिसरीड होगी, आप 7 साल की जेल में। तो ये यहाँ पर केस सोल्व हो जाता है, जो भी मतलब आपको एविडेंस मिलते हैं वो कलेक्ट करते रहते हैं। कलेक्ट करके इसको प्रिजर्व करते हैं। हमें डॉक्यूमेंट मिला एसिड फ्री पेपर में रखा, हमें शूज़ मिला पेपर बैग में रखा, ड्रग्स मिलेंगे जार में रखे। ठीक है। टेबल लगाएंगे 10 दफ़ा
ये तो जैसे कि इन्होंने बताया कि क्राइम सीन के दौरान जो भी एविडेंस वगैरह मिलते हैं ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं, शूट करके उसके बारे में सर्च वगैरह करते हैं, जिससे कोई केस और वैसा आगे चलते हैं। स्टॉल की तरफ चलते हैं फॉरेंसिक लैब की तरफ, जहाँ पर भी चीज़ें कलेक्ट करी हुई हैं, कुछ इनके बारे में कुछ यहाँ पर डेप्रेशन जी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, तो आप मुझे बताएंगे इसके बारे में जो आपने चीज़ें कलेक्ट करी हुई हैं, क्यों करी हुई हैं? यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स एंड पैकेट्स वगैरह फॉर एंटोमोलॉजी, इससे हम ये पता करते हैं कि बॉडी की कौन सी स्टेज पे डिकम्पोजिशन कौन सी स्टेज है बेसिकली, ठीक है, कितनी पुरानी है, कौन सी इंटरवल्स के साथ उसको आइसोलेट सराउंड करते हैं, खाने लगते हैं, तो हम ये पता करते हैं। तीनों से बेसिकली हम डेड बॉडी के बारे में पता करते हैं। डिफरेंट कीड़े जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडी की टाइप्स बताते हैं कि डिकम्पोज हो गई है बॉडी, हड्डियाँ हैं बेसिकली, उसमें से जैसे एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं हमको उसकी बोन्स वगैरह से ये पता करते हैं कि वो बेसिकली जो स्केलेटन है वो मेल है या फीमेल है, क्या है और कितने टाइम आपको बता सकते हैं कौन सी बॉडी मतलब किससे वो हो रही है, मतलब वो बंदा कौन है, क्या है, किस तरीके से, तो उसका हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो मेल है फीमेल क्या है। और यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स, हेयर बेसिकली हेयर का सैंपल है, लेकिन वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हेयर सैंपल्स इज दैट कि अगर उसकी जड़ नहीं है, बालों की जड़ नहीं है मौजूद, तो हम डीएनए नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट चांस जो होता है कि आपका डीएनए आपके बालों से पता चल सके, अनटिल अनलेस यू हैव अ हेयर फॉलिकल, उससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। और जो हाईएस्ट चांस आप जिसमें डीएनए बना सकते हैं वो आपका सेमन होता है, जिससे हम बता सकते हैं कि आपका डीएनए कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। उससे अगर फाटी होगा तो उस पर आप बिल्कुल, तो अगर इसका भी सेकंड ऑप्शन नहीं होता है ठीक है, अगर ये चीज़ है तो वो उसके ब्लड सैंपल या फिर कोई आसपास की दूसरी चीज़ है, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट किसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो जैसा भी एयरपोर्ट के पास एक केस हुआ था, उसमें जितनी भी सारी टीम मौजूद हुई थी वो फॉरेंसिक डिजिटल थी। क्यों? उससे जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद क्या था, हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम कैमरे से पकड़ सकते थे या आसपास चीज़ें थी कैमरा थी, तो उसमें हम लोगों को प्रॉपर ना उन्होंने फॉरेंसिक में, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आगे बोलते हैं कि यार अभी तक फॉरेंसिक काम नहीं कर रही, तो ये गलत है, फॉरेंसिक हर जगह काम कर रही है। जहाँ पर क्राइम सीन होते हैं वहाँ पर जो एविडेंस वगैरह होते हैं वहाँ पर कैसे कलेक्ट किया जाता है और कैसे भी सॉल्व किया जाता है, कि इनका कहने का मकसद है फॉरेंसिक हर जगह काम करती है और केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। चलते हैं रूम नंबर 4 के अंदर, जहाँ पर है कोर्ट, जहाँ पर जज अपना फैसला सुनाते हैं, ऑर्डर। तो चलते हैं बाकी हम जैसे कि आपके सामने क्या है, मेरे क्लाइंट्स का जो इल्जाम लगा रही है वो बिल्कुल बेबुनाह है और कोर्ट से बायज़ बरी कर ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इनके जो क्लाइंट है वो बेगुनाह है, इनके क्लाइंट भी वहाँ पे मौजूद है। अगर उनको ये मालूम होता है कि वो पहले ही मर चुका है तो वो कत्ल ना करते हो सकता है, लेकिन वो लोग उधर गए, उन्होंने उनका कत्ल किया और उधर से फरार हुए और जिनकी गवाह हमारे पास ही मौजूद रहेंगे, उन्होंने इनको वहाँ पर जाते हुए देखा। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि उनको भी कार्रवाई की जाए और ना सिर्फ इतना बल्कि फातिमा की बहन अक्सा करे कि भी दोबारा से FIR दर्ज की जाए और उन पर भी कार्रवाई करने का उनको किया जाए और उनकी बहन से इंसाफ दिलाया जाए। That's all your honor. कोर्ट में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के आर्गुमेंट्स सुनी और सबूत देगी। तमाम सबूत और गवाहों को देखते हुए ये कोर्ट फैसला करती है कि अहमद मर्डर केस में फातिमा मुलजिम है। यह अदालत इन सबूत के फातिमा को उम्र कैद की सजा सुनाती है और बाकी को मुजरिम सही और रोहान को गुनहगार मानते हुए अदालत सेक्शन 334 कत्ल करने की कोशिश 337 बॉडी एंट्री और दफा 34 के तहत 14 साल की सजा सुनाती है। साथ ही पुलिस की ऑर्डर देती है कि अक्सर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो सच है उसको सामने लाया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। केस क्लोज। फाइनली यहाँ पर केस चल रहा था फातिमा का, तो यहाँ पर केस क्लोज हो चुका है। यहाँ पर ये जज साहब ने ऑर्डर देते 14 साल की सजा सुना दी। यहाँ पर केस नंबर 6 के अंदर जहाँ पर बड़ी केस के बारे में बताया जाएगा और यहाँ पर ये
कैरेक्टर प्लेज वगैरह हो रहे हो, यहाँ पर बुलबुल केस के बारे में बताया जाता है। चलो चलते हैं अंदर की साइड। यहाँ पर है बुरारी केस की तरफ, तो यहाँ पे इससे पूछेंगे बुरारी केस के बारे में जो हाउस ऑफ सीक्रेट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, तो आप हमें बताएंगे बुरारी केस के बारे में। ये इंडिया का एक केस है। घर में 11 लोग रहते थे और ये सबने अपने आप को जब ये मोहल्ले वगैरह वाले लोगों ने जाके देखा तो ये सब मरे पड़े हुए थे, दंगे हुए थे, काफी नीचे गिरी हुई थी। ऑकवर्ड लगा था कि मर्डर होगा या सुसाइड होगा, और सबको लगा था कि किसी ने बाहर से आके मारे, क्योंकि बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ था। ये था मसला, ये था जो ललित पुलिस को बचपन से ये जो ना एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा का शिकार नहीं हुआ, इसका ट्रॉमा ट्रीट नहीं हुआ था। तो इसके फादर की डेथ के बाद इतना ज्यादा इसको ट्रॉमा हो गया था कि इसको साइकोसिस में चला गया। ये खुद बिलीव करते थे कि अच्छा फादर की रूह सच्ची में आती है, और पूरी फैमिली भी इसकी बात करती है। बाकी इसके शॉर्ट सा बता दें जो इन्होंने हैंग किए अपने आप ये को। जो है ना, ये सब लोगों ने अपने आप को हैंग किया था। पहले तो इसकी जो बीवी थी ना, उन्होंने सबको मदद की थी हैंग करने में, इसके ऊपर हैंग हुए थे। तो क्या रीज़न था इनको हैंग करने का? हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने इन सबको हैंग किया, तो क्या रीज़न था? ये जो है ना, डायरी में उसने लिखा था कि अब्बा ने बोला है कि 7 दिन में ये रिचुअल परफॉर्म करना है, आखिरी दिन पे जो है ना, ये दरख्त होता है ना, जी, जी। इसकी लटक रही होती है, इसको अपने गले में बांधना है, ताकि मंदिर ये समझ ले कि ये बंदा है। तो मतलब आगे क्या होता है? ये जो हिंदूज़ की प्रेयर टाइप इस तरह से बोला है कि इस तरह से प्रे करो, अच्छा तरक्की होगी तुम्हारी, और इस तरह से। अच्छा चलिए ठीक है। जैसे कि आपने देखा ये इंडिया का केस था बुरारी, तो सीक्रेट यहाँ पर इनके तो मतलब जो कमल से उन्होंने इन सबको हैंग किया, क्योंकि जो इनके दादा थे उन्होंने एक मंदिर के अंदर डायरी थी, उसके हवाले से ये सारे मतलब वगैरह प्ले करते थे, जिसकी वजह से इन सबकी डेथ हो गई है। और ये यहाँ पर उसने मुझे सपोर्ट किया, उसको मैंने सब बताया, लेकिन इन दी एंड And why did you keep Alina as a hostage in your home? because she was a threat to me, she was a threat to my life, I had to keep her out of the way. And what about the farmer? उसकी क्या गलती थी? उसको क्यों मारा? कौन farmer? कौन farmer? वही फार्मर जो रोज आपके घर पे आता था फ्रूट देने के लिए। मैं नहीं जानती किसी farmer को, मुझे नहीं पता किसी farmer का, सारा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ इस नहीं नाइट पता, पर आपके मुझे फिंगरप्रिंट कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता।